साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग सेट 10 सॉल्व करेंगे। सेट 10 का पहला सवाल कहता है कि यदि 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 125 का पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी भरा वीडियो मिलता रहे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि हमको पता है कि हम लोगों ने इंडिसेज एंड शॉर्ट्स घातांक एवं करने में एक फार्मूला पढ़ा है। a का पावर m बराबर a का पावर n हो तो हमेशा m बराबर n होता है, और अगर a का पावर m बराबर b का पावर m मतलब पावर बराबर हो तो हमेशा बेस जो होता है बराबर होता है। ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है घातांक एवं करनी में। अब हम लोग के पास सवाल है कि 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 और 125 का पावर 2x प्लस 1, तो इसमें न पावर सेम दिख रहा है और न ही आधार सेम दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे सोचेंगे। तो हम कर ये सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है कि 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 का पावर 2x प्लस 1। तो हम इस 125 को तोड़ सकते हैं। इस 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3 इंटू 2x प्लस 1। तो यहां हमको हो जाएगा 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब देखिए दोनों का आधार बेस जो है वह सेम हो गया, तो इसका मतलब इसका पावर भी सेम होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस 1, है ना। अब ये सेम होगा तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 3। 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x और 3 एकम 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इसको बराबर के इधर ले आते हैं 6x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, अब प्लस 2x है तो ये हो जाएगा माइनस 4x, अब प्लस 7 है माइनस 3 है तो ये हो जाएगा प्लस 4, ये बराबर हो जाएगा 0। तो ये जो है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स अब प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। तो इसका मतलब x माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 2। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा 2। बस इतना ही सा काम आपको करना था। पे आते हैं तो यहाँ चौथा नंबर जो ऑप्शन है ये x बराबर 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। सवाल कहता है कि 2 सब्जेक्ट है, एक हिंदी एक इतिहास, और प्रत्येक जो छात्र है या तो हिंदी लेता है या तो इतिहास लेता है या तो दोनों लेता है। तो हम वेन डायग्राम जानते हैं, उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक बना लिए सर्कल, इसका नाम होगा हिंदी। फिर हम एक दूसरा सर्किल बना लेते हैं जो कि होगा इतिहास का, और ये जो होगा वो होगा इतिहास। ठीक है, अब कहता है कि हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% जो है हिंदी लेता है ना। तो ये जो हिंदी है इसमें है 66% लोग, ठीक है, और 59% लोग इतिहास लेता है, और ये जो इतिहास है इसमें है 59% लोग। ठीक है, तो अब हम दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमको पता है कि प्रतिशत में कोई भी चीज 100% होता है। ठीक है,
हम 66 को 59 के साथ जोड़ देते हैं तो 9 6 15 का 5 बच गया 1, 6 1 7 7 5 12, तो ये हो गया 125। अब कोई भी चीज 125 नहीं हो सकता है ना। होता कितना है तो 100%। तो इसका मतलब ज्यादा कितना है तो 25% जाता है। तो जो ज्यादा वाला डाटा होता है ना वो बीच में एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ जो होगा ये 25% होगा। और ये देखिए इस सर्किल को देखिए, तो ये जो 25% हिस्सा है ये हिंदी का भी हिस्सा है, और ये जो 25% हिस्सा है ये इतिहास का भी हिस्सा है। तो इसका मतलब हम इस 25% को इस 66% में से घटा लेंगे तो ये बचेगा 41%। तो इसका मतलब यहाँ 41 होगा, ये 41% हो गया, और 25% दोनों को जोड़ेंगे तो 66% हो जाएगा। तो हिंदी का जो कुल होगा वो 66% होगा, लेकिन यह हिंदी जो होगा 41% जो होगा यह केवल हिंदी होगा। ठीक है। उसी तरह से इतिहास की बात करेंगे तो इसमें से भी 25% को हम लोग घटा लेंगे तो यहाँ आएगा 4, 34% जो होगा ये केवल इतिहास होगा, और 25% जो होगा वह इतिहास और हिंदी दोनों होगा। अब आप इसको अगर आप जोड़िएगा 5 4 9 9 1 10, 10 का 0 बच गया 1, 3 2 5 4 9 1 10, तो 100% आपको डाटा आ जाएगा। अगर इसी में कुछ दिया रहता कि हिंदी इतिहास दोनों नहीं पढ़ने वाला तो फिर उसका एक तरीका अलग होता है। अब आप देखिएगा कि आपको दिया है कि कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, तो कितने उम्मीदवार ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए, है ना। तो इसका मतलब कि 100% बराबर दिया हुआ है 3000, तो आपको निकालना है हिंदी और इतिहास दोनों जो कि 25% है। तो 25% बराबर हो जाएगा 3000 अब बटा 4। क्यों? क्योंकि 100% का 1/4 25 होता है, तो इधर अगर 1/4 होगा तो इधर भी 1/4 होता है, इधर भी 4 से भागा दे दिया जाएगा 750। तो ये 750 जो होगा दूसरा नंबर ऑप्शन ये आपका सही जवाब होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपको काम की खबरें हमेशा दिखाते रहें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो समचतुर्भुज जो होता है आपको पता जो होता है वह कुछ इस तरह का होता है, मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है। तो इसमें एक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। अब कहता है इसका एक विकर्ण 24 है ना, तो इसमें दो विकर्ण होगा, है ना। तो कोई एक विकर्ण 24 दिया है, और समचतुर्भुज का यह एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि इसके दोनों विकर्ण आपस में काटते जब हैं तो वो बराबर बराबर पे काटते हैं, और हमेशा एक समकोण का निर्माण करते हैं, है ना। हमेशा क्या करते हैं, एक समकोण का निर्माण करते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। तो हम मान ले कि ये 12 है तो ये भी 12 होगा, है ना। और ये कितना है, ये दिया हुआ है 20, तो इसका लंबाई हमको निकाल लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है ये हो गया h, है ना। अगर ये p हो जाएगा तो ये आपको b निकालना है। ठीक है। तो इसका मतलब आपको p स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 5, और यहाँ आपको आ जाएगा 256। तो इसका मतलब b बराबर हो जाएगा √256, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो लंबाई होगा इस 16 और इसका भी लंबाई 16, तो इस विकर्ण का कुल लंबाई जो हो जाएगा 32, है ना, 32 हो जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का, है ना, विकर्णों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 1/2, एक विकर्ण था इसका 24, दूसरा विकर्ण आया है आपको 32, तो ये 24 गुना 32 कर दिए, तो आप इसको काट दीजिएगा 16 गुना 32, तो इसका मतलब 24 गुना 16 ये जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 24 को 16 से गुना कर देंगे, 16 चौका 64, 64 का 4 बच गया 6, 16 दूना 32,
अब 32 और 6 38 तो 384, तो ये हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपको कहता है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो इनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है यह भी, है ना, आसान सा सवाल है। अब क्या कहता है कि एक बेलन है और एक शंकु है, ठीक है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या, है ना, तो बेलन का, है ना, बेलन का त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग 3x, क्योंकि 3:4 में है, तो शंकु का, है ना, शंकु का त्रिज्या जो होगा वो हो जाएगा 4x। उसी तरह से ऊंचाई हमको निकालना है, तो हम लोग बेलन का, है ना, बेलन का ऊंचाई जो है उसको मान लेते हैं 2y, तो शंकु का ऊंचाई जो हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3y, ठीक है। अब कहता है इनके आयतन का अनुपात, तो हमको पता है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो ये हो गया पाई, और आर का वैल्यू बेलन का है 3x का स्क्वायर और एच का वैल्यू है 2y, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई गुना 9x स्क्वायर गुना 2y, तो ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 18 पाई x स्क्वायर y। उसी तरह से हम लोग शंकु के लिए निकाल देंगे, तो हमको पता है कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 गुना पाई, और आर का वैल्यू है 4, तो 4x का स्क्वायर गुना एच का वैल्यू है 3y, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 पाई x स्क्वायर y, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा, है ना। तो आयतन जो होगा, है ना, आयतन का अनुपात, है ना, आयतन का जो अनुपात होगा वह हो जाएगा 18 पाई x स्क्वायर वाई अपॉन 16 पाई x स्क्वायर वाई। तो पाई x स्क्वायर वाई पाई x स्क्वायर वाई कट जाएगा, ये 9 दूना 18, ये 8 दूना 16, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9:8, 9:8 जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही जवाब हो जाएगा 9:8। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। 4 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 3:1 था, तो इनके वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 3:1 था, तो हम लोग चलेंगे 4 वर्ष पहले, है ना। 4 वर्ष पहले ए का आयु अगर 3x था तो बी का आयु x था, ठीक है। तो वर्तमान में अगर हम आएंगे तो ए का आयु हो जाएगा 3x + 4, 4 साल बाद वर्तमान आएगा, और बी का आयु हो जाएगा x + 4, और वर्तमान इनमें इनके आयु का योग 40 साल है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा 3x + 4 प्लस x + 4 बराबर हो जाएगा 40। तो 3x + x हो जाएगा 4x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 40, तो इसका मतलब 4x बराबर हो जाएगा 40 - 8 बराबर 32, तो x बराबर हो जाएगा 32/4, 8 चौका 32, तो x बराबर हो गया 8। और आपसे वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो ए का आयु हो जाएगा 8 × 3 = 24, अब प्लस 4 बराबर 28, अब बी का आयु हो जाएगा 8 + 4 बराबर 12। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु ज्ञात करें, है ना। तो इसमें 4 बहन है ना, 4 बहन है, 4 बहन की औसत आयु कितना है, तो दिया हुआ है 7 वर्ष। तो इन 4 बहनों की कुल आयु जो होगा वह कुल आयु होगा 7 × 4 बराबर हो जाएगा 28 वर्ष, ठीक है। अब 4 बहन और माँ की जो औसत आयु है ना,
औसत आयु है तो 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो 7 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 13 वर्ष। और इनका जो कुल आयु होगा, कुल आयु हो जाएगा अब 13, अब 5 आदमी है तो 5 बराबर 65 वर्ष। अब बताइए ये जो कुल आयु पहले हम लोग निकाले, ये 4 आदमी का मतलब 4 बहन का कुल आयु था 28 वर्ष, और यहाँ 5 आदमी माँ को जोड़ के कुल आयु है 65 वर्ष। तो इसका मतलब माँ की आयु जो होगी वो हो जाएगी 65 माइनस, है ना, 28, है ना, तो 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, 37 वर्ष जो होगा वह माँ की आयु हो जाएगी 37 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे कहता है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 5 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं और इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो कहता है कि ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में, ठीक है, और दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम शुरू करते हैं। तो हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, तो 10 से फिर 20 में भागा देंगे तो ये आएगा 2, 20 से 20 में भागा देंगे तो ये आएगा 1। यह जो होता है इफिशियंसी बताता है। अब दोनों मिल के एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और ये जो होता है कुल वर्क को बताता है, मतलब 20 यूनिट काम है, और एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट काम को करता है ना, तो दोनों 5 दिन एक साथ काम करते हैं, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे तो इसका मतलब 15 यूनिट का काम हो जाएगा। तो कुल काम कितना है 20 यूनिट, तो अब शेष काम जो है वो बच जाएगा 20 माइनस 15 बराबर 5 यूनिट का काम जो है वह शेष आपको बच गया। इसके बाद ए चला जाता है, मतलब ए अब काम नहीं करेगा, तो शेष कार्य करने में पूरा कितना समय लगेगा, तो ए चला गया तो काम कौन करेगा बी। अब बी एक दिन में कितना काम करता है 1 यूनिट, तो बी के द्वारा एक्स्ट्रा जो समय लिया जाएगा 5/1, मतलब कुल काम अब बटा 1 दिन में किया गया काम, तो ये आंसर आ जाएगा 5 दिन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यह जो होगा ये सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 10 आदमी एक दिन में 4 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में एक काम पूरा करता है। 15 व्यक्ति द्वारा कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए एक दिन में कितने घंटे की आवश्यकता होगी। तो इस तरह का जो भी सवाल होता है उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आपको यूज करना है पहले लाइन का गुणनफल, है ना, बटा पहले लाइन का काम, पहले लाइन का काम बराबर दूसरे लाइन का गुणनफल बटा दूसरे लाइन का काम। ठीक है, तो पहला लाइन का गुणनफल करना है, तो हम पहला लाइन देखिए क्या कहता है, 10 आदमी एक दिन में 4 घंटा काम करते हुए 20 दिनों में एक काम पूरा करता है। तो काम कितना है, एक काम, है ना, तो आदमी कितना है 10, एक दिन में 4 घंटा काम करता है, 20 दिन काम करता है, काम कितना है 1, तो ये बराबर होगा। अब कहता है 15 व्यक्ति द्वारा कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए एक दिन में कितने घंटा काम करना होगा। तो 15 आदमी के द्वारा 10 दिनों में काम को पूरा करने के x घंटा में काम करेगा, एक काम को पूरा करना है, दोनों में एक ही काम है ना, तो यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो गया 4 × 20 बटा 15, तो 5 चौका 20, 5 तेईस 15, इसका मतलब 16/3। तो इसका मतलब ये हो गया, है ना, कि 5 तेईस 15, 5 पूर्णांक 1/3 घंटा, तो 5 पूर्णांक 1/3 घंटा, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपको कहता है और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेला यह काम करना पड़े तो वह कितना समय लगेगा। तो इससे पहले वाले सवाल में जो हम लोग बनाए थे सेम उतना ही काम करना है। एक है अनिल, ठीक है, और दूसरा है सुमन, ये दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, अनिल अकेला जो है वह इस काम को 20 दिनों में करता है, तो हमको क्या लेना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, है ना, तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 12 × 25 = 60 और 20 × 3 = 60।
अभी जो 5 यूनिट इफिशियंसी बताता है, एक टोटल काम को बताता है, तो ये जो 5 यूनिट काम है यह अनिल और सुमन मिलके करता है, और 3 यूनिट काम उसमें अनिल अकेले कर लेता है। तो अगर सुमन की बात किया जाए तो ये 2 यूनिट, 5 में से 3 को घटा देंगे तो ये 2 यूनिट का काम सुमन कर रहा है। और काम कितना है? 60 यूनिट। अगर अकेले सुमन को करना होगा 60 यूनिट, तो सुमन को कितना समय लगेगा? तो कुल काम अब बटा एक दिन में किया गया काम, है ना। तो कुल काम है 60 यूनिट, एक दिन में किया गया काम है 2 यूनिट, तो ये कितना समय? 30 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब ये जो काम करने में समय लगेगा अकेले, यह होगा 30 दिन। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वह 30 दिन जो दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कहता है आपसे कि एक ट्रेन 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है तो 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो ट्रेन जो है 132, ट्रेन का जो गति है ना, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है आपको 132 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का जो लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन का, है ना, लेंथ जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 110 मीटर, और 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन, है ना, ट्रेन जैसे यहाँ इंटर करेगी तो ये प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू कर देगी, और जैसे ट्रेन का पिछला डब्बा इसको छोड़ेगा वैसे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ देगी। तो कुल मिला के इसको दूरी तय करना होगा, ट्रेन का लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो कुल दूरी हो जाएगा 110 अब प्लस 165 बराबर 275 मीटर की दूरी इसको तय करना होगा। अब ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है ना। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में क्या ट्विस्ट है? तो कहानी में आपको स्पीड दिया हुआ है सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी जो है वह मीटर में है। तो इस स्पीड को हमको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें हम 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 132 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अब मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब समय बराबर हो जाएगा 275 बटा 132 गुना 5, और ये 18 जो है ये ऊपर चला जाएगा। अब इस 5 से 275 कट जाएगा, 50 25, अब 50 25 55 बार में, 11 से ही कट जाएगा 12 बार में, और 11 से ही कट जाएगा 5 बार में। ठीक है। तो ये फिर 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 तिरका 18, तो इसका मतलब 15/2 सेकेंड, इसका मतलब 7.5 सेकेंड। 7.5 सेकेंड में जो ट्रेन है यह प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो ये सेट नंबर 10 के 10 सवाल थे जिसको हमने आज बना दिया। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फिर अगले दिन हम किसी नए सेट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।